फिल्में कितनी फनी होती हैं। हीरो हीरोइन से कहता है, पुष्पा तुम्हारे एक आंसू की कीमत मोतियों के बराबर है। तो गलत क्या है? आंसू की कीमत मोती के बराबर, मगर कैसे? वो तो हीरोइन के आंसू हैं। दुनिया में ट्रीज के आंसू भी कीमती होते हैं। ट्रीज के आंसू? यस, रबर ट्री के आंसू। रबर मतलब बॉल वाली रबर? जी हाँ, इरेजर वाली रबर, गाड़ियों के टायर्स वाली रबर, रबर जो प्रेशर कुकर के गैस्केट, सर्जन्स के ग्लव्स और एलपीजी सिलेंडर के पाइप्स में काम आती है। बलून्स की रबर, हेयर बैंड की रबर, फ्रेंडशिप बैंड की रबर, टॉयज की रबर, इतना तो मुझे भी पता है। ये रबर ट्रीज से मिलती है, जिन्हें इंडिया में 1902 से 1903 के आसपास केरला के थट्टीकाडु डिस्ट्रिक्ट में कमर्शियल पर्पस के लिए प्लांट किया गया था। 1940 के बाद केरला में मालानाडु, कोट्टयम और पलक्कड़े में भी बड़े स्केल पर रबर प्लांटेशन हुआ। वाओ! और अगले 10-12 सालों में रबर ट्रीज की लाइन लग गई। इस दौरान 1947 में रबर बोर्ड का गठन किया गया। रबर बोर्ड मतलब रबर का डार्ट बोर्ड? नहीं, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंडिया में छोटे किसानों को भी रबर के प्लांट्स लगाने के लिए मोटिवेट किया। वो कैसे? उन्होंने रबर के एग्रीकल्चर पर रिसर्च करने के लिए 1955 में रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया। इस इंस्टीट्यूट ने कुछ साल बाद RRII 105 नाम का बीज विकसित किया, जिससे रबर के पेड़ से और ज्यादा रबर मिलने लगी। मतलब छोटे किसानों को भी फायदा होने लगा। जी हाँ, आज इंडिया में रबर के 10 लाख से ज्यादा छोटे छोटे खेत हैं। इंडिया आज वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट नेचुरल रबर प्रोड्यूसर है। केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका नेचुरल रबर प्रोडक्शन के मामले में इंडिया के लीडिंग स्टेट्स हैं। मगर रबर को पेड़ के आंसू क्यों कहते हैं? स्पेन के यात्री क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1494 से 95 के आसपास साउथ अमेरिका महाद्वीप में बच्चों को रबर की गेंद से खेलते हुए देखा। वहाँ रह रहे लोगों ने उन्हें बताया कि गेंद काउचक यानी क्राइंग ट्री के टेयर्स से बनी है। इस तरह पहली बार यूरोप के लोगों को रबर टेयर्स के बारे में पता चला। रबर की गेंद क्या पेड़ पर फल की तरह लटकती है? रबर निकालने के लिए ट्री की टैपिंग की जाती है। पेड़ की छाल को नुकीले हथियार से छीलते हैं। जो लिक्विड निकलता है उसे पेड़ के नीचे बर्तन बांधकर कलेक्ट करते हैं। साउथ अमेरिका में कई लोग इस लिक्विड से वाटर बॉटल्स और शूज भी बनाते हैं। मतलब रबर को साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से कोलंबस बाहर लाए। हाँ, रबर के बारे में पता चलने पर यूरोपियंस ने रिसर्च करना शुरू कर दिया। फ्रांस में टैपिंग के बाद निकलने वाले मिल्क को लैटेक्स का नाम मिला। मगर रबर का नाम रबर कैसे पड़ा? जिस रबर से बॉल बनती है उससे रबर इरेजर भी तो बन सकता है। ये डिस्कवरी 1770 में ब्रिटेन के इंजीनियर एडवर्ड नाइन ने की। मतलब इरेजर रबर वही रबर है जो कोलंबस ने डिस्कवर की थी? यस, 1770 में इसे नया नाम मिला क्योंकि पेपर पर लिखी चीजें मिटाने के लिए इसे वहाँ पर रब करना पड़ता है, इसलिए इसका नाम हो गया रबर। 18th सेंचुरी में ब्रिटेन के लोगों ने रबर से बूट्स और रेनकोट्स बनाए और साउथ अमेरिकन रबर की डिमांड बढ़ गई। गर्मियों में रबर पिघल जाती थी और रबर की स्मेल की वजह से ये कपड़े चले नहीं। फिर रबर की जर्नी आगे कैसे बढ़ी? जर्नी में अगला माइलस्टोन आया 1839 से 1843 के बीच, जब अमेरिका के चार्ल्स गुडियर और इंग्लैंड के थॉमस हैंकॉक ने रबर को वल्कनाइज करने के प्रोसेस पेटेंट करवाए और इसके बाद रबर वेदरप्रूफ हो गई। ओके। इस समय लोगों ने रबर के खिलौने और एडहेसिव भी बनाए। मगर रबर तो अब भी सिर्फ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ही उग रही थी ना? सबसे अच्छे रबर ट्रीज साउथ अमेरिका में ब्राजील में थे और इसके सीड्स बाहर ले जाना बैन था। यानी सीड्स की स्मगलिंग करनी पड़ी? यस, मगर ये सीड्स यूरोप में जर्मिनेट नहीं हुए क्योंकि यूरोप का क्लाइमेट शायद इन सीड्स के लिए सूटेबल नहीं था। 1875 में ब्रिटेन के सर हेनरी विकहम ने एक साथ 70,000 रबर ट्रीज के सीड्स ब्राजील से बाहर स्मगल किए। ये सारे सीड्स वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में भेजे गए। साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज श्रीलंका, इंडोनेशिया और ब्रिटिश मलाय में ये सीड्स सक्सेसफुल रहे। इन जगहों का क्लाइमेट ब्राजील के क्लाइमेट से काफी मिलता जुलता था। इन्हीं दिनों ब्रिटिश ने कोलकाता के बोटानिकल गार्डन में इन्हें उगाने की कोशिश की, मगर अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। फिर क्या हुआ? ये सक्सेस उन्हें केरला में 1905 में मिली। 1940 में कमर्शियल स्केल पर रबर की खेती और प्रोडक्शन शुरू हुई और आज इंडिया अप्रोक्सीमेटली 7 लाख टन रबर हर साल प्रोड्यूस करता है। केरला में इंडिया का 90% नेचुरल रबर पैदा होता है। इंडिया वर्ल्ड के 85 कंट्रीज में 76,000 टन से ज्यादा नेचुरल रबर एक्सपोर्ट करता है, जिनमें यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली और सऊदी अरेबिया शामिल है। इसका मतलब इंडियन मार्केट में रबर की बहुत डिमांड है। जब नेचुरल रबर प्रोडक्ट्स की बात आती है तो इंडिया वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट नेचुरल रबर कंज्यूमर है। वो भी तब जब मार्केट में नेचुरल रबर की कमी को पूरा करने के लिए सिंथेटिक रबर भी अवेलेबल है।
यू मीन केमिकल्स की मदद से बनाया गया रबर? हाँ, 1930 के आसपास ईस्ट जर्मनी में सिंथेटिक रबर के कारखाने लगे और सिंथेटिक रबर ने नेचुरल रबर को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। मगर एरोप्लेन के टायर्स बनाने वाली कंपनीज या फिर रबर के बेयरिंग्स और रेसिंग कार्स के टायर्स जैसे हाई एंड प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज आज भी नेचुरल रबर ही यूज करती हैं, क्योंकि ये सिंथेटिक रबर से बेटर है। मतलब नेक्स्ट टाइम मैं फ्रेंडशिप बैंड ये पूछकर खरीदूं कि ये नेचुरल रबर से बनी है या फिर आर्टिफिशियल रबर से। नेचुरल रबर के प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव होते हैं। इंडिया में प्रोड्यूस होने वाला 50% रबर ऑटोमोबाइल सेक्टर में और 15% रबर साइकिल के टायर और ट्यूब में काम आता है। 12% रबर के फुटवेयर बनते हैं और 6% रबर यूज होती है बेल्ट्स और बाकी एसेसरीज बनाने में। बस करो, मैं अब और नहीं सुन सकता। इंडिया में इस समय छोटी या बड़ी 4000 रबर बेस्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स काम कर रही हैं, जो साल भर में 45,000 से ज्यादा टाइप्स के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। 1902 में रबर का पहला पेड़ लगा और 100 सालों में इतनी बड़ी रबर इंडस्ट्री बन गई। ये क्यों हुआ, इसका रीजन मैं समझ गया। वेरी स्मार्ट। क्यों हुआ ये? क्योंकि हम इंडियंस ना हर बात रबर की तरह खींचने की आर्ट जानते हैं। फनी। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.